गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू प्रथम मिश्रा। लेट्स टॉक स्टॉक्स पर मार्केट्स ने किसी तरीके से अपना रंग रूप एक अच्छा बनाया था। तेजी मार्केट ने पकड़ी थी किस्म से, बट उसके बाद एक जो झटका है, जो स्पीड ब्रेकर है, उसको कल मोदी जी ने एक अपनी स्पीच में, हैदराबाद में दी हुई स्पीच में लगा दिया। और उस इंटरेस्टिंग बात वो है उस हैदराबाद की स्पीच में कि उसको ट्रैवल करने के लिए, उस स्पीच को डिलीवर करने के लिए मोदी जी ने खुद जाके दिल्ली से, बैंगलोर से हैदराबाद एक ही दिन में जो है अपने पर्सनल फ़्लाइट में ऑब्वियसली उन्होंने ट्रैवल किया होगा। उसके बाद जाके उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जाके आपको वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, आपको गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए अगले 1 साल तक, आपको फॉरेन ट्रैवल नहीं करना चाहिए। और अल्टीमेटली या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, आप ये मान सकते हैं कि जो वो कर रहे थे उस समय या जो वो इस समय कर रहे हैं, वही ऑब्वियसली उन्होंने जाके बता दिया है। तो अगर आप बात देखते हैं कि गोल्ड को क्यों मना कर दिया गया है 1 साल तक लेने के लिए, आपने देखा होगा कि गोल्ड कंपनी जितनी, कल्याण ज्वेलर्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, अभी लगभग 100% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, पर वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ड्रिवन नहीं थी, पर क्योंकि दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे तो आपके पर अच्छा रिजल्ट था, काफ़ी अच्छे तरीके से। 1 साल से अगर आप देखते तो गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स पे एक किस्म से बढ़ नहीं पा रहे जब से गोल्ड बढ़ रहा है, तो क्योंकि मार्केट की आशंका बनी हुई है। और जैसे ही गोल्ड थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है, गोल्ड ने थोड़ा सा चढ़ना कम किया है, तो उसके बाद हमने देखा कि गोल्ड स्टॉक्स में वापस से एक किस्म से तेज़ी बन रही थी। अगर आप स्काई गोल्ड वगैरह को देखें, वो काफ़ी 60-70% अप हो गए हैं नीचे से। आज पर हम देखते हैं तो आज सब कोई 10-10%, 8-8, 10-10% जो है वो डाउन थे ऊपर से नीचे तक। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि क्योंकि मोदी जी ने आके हैदराबाद में आके बोल दिया है कि आपको 1 साल तक आप अवॉइड करिए, गोल्ड मत खरीदिए, आप फॉरेन ट्रैवल मत करिए, आप एक किस्म से बाकी वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। तो ये सब जो चीज़ें थी वो उन्होंने आके बोली। अब इसका ये मतलब है कि क्या ये अब हम एक इकोनॉमिक पेट्रियाटिज्म की तरफ तो नहीं बढ़ते चले जा रहे कि क्या आप सिर्फ जब आप ऐसी डिमांड करते हैं या फिर जब आप पहले समय में जाते हैं तो आपको एक समय एक चीज़ ये बोली जाती थी कि आपको कंज्यूम कब कब करना है, क्योंकि जब आपकी माली हालत या फिर जब आप एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से गुजर रहे हों तो आप बोलते हो कि आप कंज्यूम कम करें। इसका मतलब है कि आप कहीं एडवांसमेंट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बाकी दुनिया में अगर आप जानते हैं तो कंजम्पशन है, बाकी स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, एआई में काम हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट उसके बाद आपको आके फिर इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसको कि बोला जाता है कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है। 8%, 8.5% की रफ्तार से जो इकनॉमी बढ़ रही है, और उसके बाद 2-3% से बाकी दुनिया बढ़ रही है। पर जब आप इंडिया में आते एक 8.5% की इकनॉमी बढ़ने वाले देश का प्राइम मिनिस्टर जब आके बोलना चालू करता है कि अब आप गोल्ड मत खरीदिए, आप एक वेकेशन पे ना जाइए, आपको गोल्ड रिजर्व जो है वो बचाने हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या ये लोगों को यही सुनाई देता है जो कि बोला गया है सामने से? अगर आप देखते तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक डिस्ट्रस्ट जो गवर्नमेंट में है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब आपने अभी जब 1 महीने पहले आपने सुना होगा जब मोदी जी ने आके वापस बोला था कि पेट्रोल की या कोविड की सिचुएशन जैसी दोबारा क्रिएट हो सकती है, पेट्रोल पंप पे उन्होंने, पेट्रोल पंप गैस सिलेंडर में लाइन लग गई थी, जस्ट बिकॉज कुछ भी सोच लेती है सरकार। क्योंकि जब सरकार ने बोला घर में रहो, तो लोग जो है वो पैदल ही घर से, या फिर जो मजदूर थे, जो लेबर्स थे, जो बाकी शहरों में फंसे हुए थे, वो कोविड जैसी सिचुएशन वापस नहीं लाते थे, वो वापस से जो है वो पैदल निकलने लग गए थे। और ये चीज़ है कि जब घर में बोलने को तो सब निकल जाते, तो ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रस्ट जो गवर्नमेंट में होता है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया जैसे कंट्री में। तो जब आप ऐसी लाइनें ट्रिगर करते हो कि आपको गोल्ड नहीं खरीदना है, तो आप कहीं समझ जाते हैं कि जो आपको सुनाई देता है वो ये नहीं सुनाई देता कि आपको गोल्ड नहीं खरीदना है। जो आपके किनारे या जो आपके कान में आवाज़ जाती है वो ये जाती है कि आपको अब जाके गोल्ड खरीदना है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ जस्ट नॉट फाइन। अब एवरीथिंग इज़ जस्ट नॉट फाइन का क्या मतलब होता है? क्योंकि अगर गोल्ड, क्या आप गोल्ड खरीदने को भी आप देशद्रोही या फिर एक पेट्रोटिज्म से लिंक कर देंगे कि जो गोल्ड नहीं खरीदा वो पेट्रोटिक है, और जो गोल्ड नहीं खरीद रहा वो पेट्रोटिक है, और जो गोल्ड खरीद रहा है वो देशद्रोही हो गया, वो जिंगोइज्म हो गया। तो क्या आरबीआई अब गोल्ड नहीं खरीदेगी? आरबीआई के पास लगभग अगर हम बात करते हैं शायद 800 टन सोना पड़ा हुआ है, और कई सोना तो ऐसा है जो उनके पास अब्रॉड वॉलेट्स में पड़ा हुआ है, वॉल्ट्स में पड़ा हुआ है। तो क्या अब आगे आरबीआई, अगर हम देखते हैं इस साल आरबीआई ने काफ़ी सोना, पिछले 1 साल में आरबीआई खुद सोना
सोना जाके खरीद रही थी। तो क्यों सिटीजन्स को जो है वो सोना खरीदने से मना किया जा रहा है? सोना अगर हम देखते हैं गोल्ड, तो गोल्ड का अपॉर्चुनिटी क्या होती है, गोल्ड किस लिए इंडिया में ज़्यादा इस्तेमाल होता है? तो गोल्ड में आप देखते हैं तो गोल्ड अगर एक एनोनिमस है, गोल्ड आपके सेविंग्स के एनोनिमस होता है, गोल्ड आपके इमरजेंसी फंड के एनोनिमस होता है, गोल्ड आपके इन्फ्लेशन के हेज में होता है, गोल्ड आपकी वेडिंग सिक्योरिटी एक किस्म से इसलिए आपके चीज़ में ज़रूरत होता है। अगर आप देखें कि जो पुराने समय में अगर आप सिर्फ कैश अपने होल्ड करते चले जाते, इतने जनरेशन से जब हमारी पुरानी जनरेशन से जब गोल्ड ले लेके रोक रखे जा रहे थे, आज शायद उस जो चीज़ आती है कि शायद पहले एक किलो गोल्ड से आप कुछ नहीं खरीद पाते, पर अब शायद जो एक करोड़ गोल्ड, 1 किलो गोल्ड से अगर आप पहले मार्टिसस की खरीद पाए थे, तो अब शायद आप 1 करोड़ गोल्ड से एक ऑडी खरीद पाते हो। तो ये जो कंपैरिजन है वो आप देख पाते, क्योंकि एक इन्फ्लेशन है जब अपने आप से बन जाता है गोल्ड। तो उसके बाद से जब हम बात करते हैं कि जैसे ही वो बात आती है कि गोल्ड ना खरीदो, तो वो इनहेरेंट नेचर में है इंडिया के कि यहाँ पे आप जाके गोल्ड खरीदते हो, आप जाके अलग चीज़ें देखते हो। पर इसका सवाल है कि आपको जब आप आके बोलते हो कि आपको गोल्ड नहीं खरीदना है, तो अब बात है कि जो पैसा इंसान बचा रहा है, उसने पहले टैक्स दे दिया है, उसने सब कुछ दे दिया, तो अब पोस्ट टैक्स इंसान को अपने पैसे के साथ क्या करना है वो सरकार उसको आके कैसे बता सकती है। तो अब जो कई सवाल आते हैं कि क्यों लोग अल्टीमेटली गोल्ड पे जाते हैं, क्योंकि जब आप एक डेवलप्ड इकोनॉमी में जाते हैं, आप चाहे यूएस में चले जाएं, चाहे आप जर्मनी में चले जाएं, आप नहीं पाते हैं कि लोग वहाँ पे गोल्ड होल्ड कर रहे होते हैं। तो क्या यहाँ पे अब आपको अगर गोल्ड से हटाना है, तो क्या आपकी एफडीज, अगर इंसान के पास उसने कमाई करी, मेहनत से कमाई करी, उसने जाके टैक्स पे कर दिया, अब उसके पास एक 100 रुपये का 70 रुपये अब उसके पास पड़ा हुआ है, तो क्या अब आप उसको कहना चाहते हैं कि अब आप जाएं वो पैसा उस 70 रुपये का क्या करें? उस 70 रुपये का, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम नहीं जाना है तो घर पेट्रोल आपको बचा लेना, आपको वेकेशन नहीं जाना है, आपको 1 साल तक आपको गोल्ड नहीं खरीदना है, तो आपको कहाँ, आपको वो पैसे एफडी कर देने चाहिए। एफडी जो कि 6% पे चलती है, इन्फ्लेशन गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 2% 3% चलता है, पर आप हर चीज़ देखते हैं कि 6-7% पे कुछ नहीं होता है। एक इन्फ्लेशन जो आप ब्रॉडली लेके चलते हो 10% के अप्रॉक्सीमेटली इन्फ्लेशन जो है वो चलता है। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि एफडी में कर दे, तो क्या आपके इंटरेस्ट रेट या एफडी जो है वो क्या इतनी लुक्रेटिव हैं जो कि इंटरेस्ट या इन्फ्लेशन को जो है वो बीट कर पाती हैं? वो हो नहीं पाता है। आप सिर्फ उसको घर में रखना प्रेफर करेंगे, आप उसको नोट में रखना पड़ेंगे। दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट आइडियल थिंग दैट यू कैन सजेस्ट द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो सजेस्ट कर सकती है। तो क्या जब मोदी जी ने ये भी बोला कि आपको गोल्ड नहीं खरीदना है, तो आप उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि आपको ऑल्टरनेटिव अपने पैसे कहाँ लगाने चाहिए, कहाँ लगाने चाहिए का एक स्टेटमेंट जो है वो मोदी जी ने लगभग 2024 में प्री इलेक्शन उन्होंने जाके बोला था कि आपको पीएसयूज बैंक्स जो है या पीएसयूज जो है वो आप पीएसयू कंपनीज जो है वो आपको खरीद लेनी चाहिए। और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो उस दिन जो है पीएसयू इंडेक्स जो है वो अपना हाई बना दिया था। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर पीएसयू कंपनीज 50% डाउन है। तो मतलब हम ये चीज़ मान सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की अगर आप बात करते हैं तो उनका जो इकोनॉमिक एडवाइस होती है कि क्या उनको खरीदना चाहिए, वो तो बहुत ही ख़राब होती है, क्योंकि वो सुन के जिसने मारा था अगले दिन पीएसयू स्टॉक्स बहुत ऊपर गए थे, पीएसयू इंडेक्स बहुत ऊपर गया था। बट उसके बाद जैसे ही अगर आप ओवरऑल लगभग 1.5-2 साल बीतने को आए उस चीज़ को अगर आप देखें तो पीएसयू इंडेक्स काफ़ी नीचे है और वहाँ से काफ़ी कंपनीज जो है वो आधी हो चुकी हैं। तो स्टॉक मार्केट्स की बात करें, स्टॉक मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल है, हर किसी को समझ में आता नहीं। हमारे अंदर अभी भी वो ड्रेंच पॉलिसी वैसी नहीं है। बट अगर आपको रुपए ही बचाना है, आपको डॉलर ही बचाना है, तो क्यों आपके एफपीआईज जो है या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके पैसा चलते चले जा रहे हैं। लगभग 12 लाख करोड़ वो भी लेके चले गए हैं पिछले 1-2-3 साल के दरमियान, लगभग इसी के अकाउंट का डेटा है। तो क्या आपका कुछ वैसा इनिशिएटिव आ रहा है कि एफपीआईज को आप रोके, क्योंकि उनका पैसा जो है वो भी आपके डॉलर को ड्रेन करते चले जा रहे हैं। इट्स मोर क्योंकि जिसको खरीदना है वो अल्टीमेटली खरीदेगा ही, और शायद कल की स्पीच के बाद से शायद अब जिसको नहीं भी खरीदना था वो भी शायद जाके कल खरीदेगा, इस एंटिसिपेशन में कि क्या पता सोने के दाम बढ़ने वाले हैं। क्योंकि इतना ऑब्वियसली लोगों को नहीं पता है कि ये दाम बाहर से सेट होकर आता है इंडिया में। इसका कोई गोल्ड के दाम का आपका कोई लेना देना नहीं रहता है कि गोल्ड क्या हो रहा है क्या नहीं है, उसके रेट गोल्ड इंडिया मार्केट्स गोल्ड डिसाइड नहीं कर पाती है। तो इसका मतलब है रियल स्टेट क्या ले लेना चाहिए आपको तो रियल स्टेट जो है वो अफोर्डेबल बचा ही नहीं है, बिल्कुल ही कॉमन पब्लिक के हाथों से वो जो है वो हाथ से छिटक चुका है। अगर आप 30,000 का एक इंसान है वो गोल्ड लेने जाता है, वो गोल्ड ले सकता है, पर क्या आपके जो रियल स्टेट है क्या आपको ले सकते हैं? क्या आपके गुड़गांव, मुंबई, दिल्ली या फिर जयपुर, अब जितने बड़े
बड़े शहर उठा ले, क्या आपके पास कोई 1.5 करोड़ 2 करोड़ के नीचे आपको कुछ फ्लैट मिलते हैं, आपको कुछ रहने की मिलती है? हर चीज़ जो है वो अनअफोर्डेबल, आपका रियल स्टेट बहुत ही ज़्यादा अनअफोर्डेबल है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि ब्लैक मनी जो इतना ज़्यादा घुसता रहता है सिस्टम में वो आता है, और रेंटल यील्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। तो एक किस्म से रियल स्टेट हर किसी के लिए वो नहीं चीज़ है जो 30,000 महीने का बचा रहा है, जो 20,000 महीने का बचा रहा है, उसके लिए रियल स्टेट अनअफोर्डेबल स्टेट पे जा चुकी है। तो रियल स्टेट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योरिटी एआई के कारण, बाकी चीज़ें देखें तो एआई के कारण एक एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योरिटी जो पब्लिक में है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो गोल्ड जो है वो सिर्फ एक हम ऐसे बात नहीं कर सकते कि वो एक एवोकाडो है कि लोग जाके उसको पसंद जाके शॉप में जाके खाना पसंद कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, बट उसके बाद एक वो साइकोलॉजिकल या फाइनेंशियल इंश्योरेंस जो होता है वो आ जाता है कि एक किस्म से जब बुरे दिन आएंगे, जब रेनी डेज आएंगे, तो इंडिया में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि गोल्ड आपको जानना है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बोला है, पहले भी गोल्ड के बारे में ये चीज़ें बोली गई हैं। 2013 में शायद पी चिदम्बरम ने बोला था, या फिर अब और पुराने समय में जाएंगे 1991 में जब आपका एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, तब आपका जब लिबरल तौर पे जब आप गए थे, प्राइवेटाइजेशन पे आप गए थे, ग्लोबलाइजेशन पे आप जब गए थे, तब आपका हुआ था। तब भी आपने जब अपने यू हैव टू सेव योर एस, जब आप निकले थे और आपने जाके गोल्ड को जाके गिरवी रखा था, तब जाके आप उस आईएमएफ से या फिर आप जब डेट में चले गए थे तो आपको जाके एक रिफॉर्म करना पड़ गया था। तो उस समय भी जो है वो गोल्ड आपके लिए बेटर आया था। आपने जाके एक गोल्ड सॉवरेन फंड, जो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड था, वो निकाला गया, और वो ऐसे समय निकाला गया जब गोल्ड का प्राइस कुछ नहीं कर रहा था कई सालों से। तब जाके सरकार के दिमाग में, किसी एक ब्यूरोक्रेट के दिमाग में, जो कि हम जानते हैं कि बहुत ही फाइनेंशियली इम्प्रूडेंट एक डिसीजन था, कि जाके आपने गोल्ड को जो है वो शॉर्ट कर दिया, क्योंकि गोल्ड आप एक किस्म से शॉर्ट बैठ गए हो। अगर आपने जाके एक सीधे कागज के सामने, जो कि एक फिजिकल कमोडिटी, आपने उसके अगेंस्ट जो है बिना उस फिजिकल कमोडिटी को अपने वॉल्ट में रखे हुए आपने जाके उसको बेचना चालू कर दिया, एक किस्म से सरकार जो है वो गोल्ड पे शॉर्ट हो गई। और जो कंज्यूमर था या जो गोल्ड बॉन्ड खरीद रहा था, नॉर्मल सिटीजन, वो गोल्ड पे लॉन्ग हो गया। उसको प्रॉमिस कर दिया गया कि आपको गोल्ड के प्राइस के साथ इसका बॉन्ड का रिटर्न मिलेगा, और फिर उसके बाद आपको 2.5% का इंटरेस्ट अलग से आपको सरकार जो है वो देती रहेगी। और ये सीधे सीधे हम देखते हैं तो सीधे एक अनहेस्ट्रेट था, जहाँ पे गोल्ड सरकार ने रखा नहीं अपने पास और चुपचाप उसका गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड कर दिया। क्या दिमाग में सरकार के चल रहा था वो कुछ नहीं पता। एक सीधा फाइनेंस का मेथड होता है कि आप जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने सिस्टम या अपने ट्रेड्स को जो है वो हेज करके चलना चाहिए। इवन जब आप अपने पोर्टफोलियो बनाते हो तब भी याद रहता है कि कितना ज़्यादा आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सको, पर सरकार जो है वो सीधे गोल्ड को शॉर्ट हो गई। तो उसके बाद कई किस्म से जो है उस मैकेनिज्म से किया गया कि किस तरह से निकला जाए। एक समय आके 2 साल पहले 2023-24 में जाके सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी, वैट जो भी था, एक्साइज ड्यूटी, उसको घटा दिया था 6-7% से। वो इसलिए घटाया था कि उस बिल जो है वो रिड्यूस हो सके। इस समय अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने पीछे से आके एक बैक डेटेड बॉन्ड पे टैक्स लगा दिया कि अगर ट्रांसफ़र ऑफ हैंड्स हो रहा है तब भी टैक्स लग जाएगा। और ये चीज़ जब गोल्ड बॉन्ड इशू हुई थी तो ये चीज़ बताई नहीं गई थी। इस चीज़ से आपको पता लगता है कि गवर्नमेंट हैज़ बिकम वेरी मच ऑन कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ अबाउट दिस एसटीबी या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, या गोल्ड के बारे में जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग रही है, जो भी उन्होंने ट्रेड कर दिया है, या जो भी उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके लाया गया है कि हम कैसे वो फॉरेक्स को कम कर दें, वो दिक्कत की बात जो है अभी भी उनके सिर के पल्ले से जो है वो निकल नहीं रही है। उसके बाद अगर आप देखते हैं बाकी चीज़ें भी अगर आप लेकर आते हैं तो रुपए जो है वो 93 समथिंग 93.78 चल रहा था, पर इस न्यूज़ के बाद से 95.2 चला गया है। अब कौन आके समझाएगा या कौन ऐसी चीज़ आके बताएगा कि जब आप ऐसी चीज़ें जाके बोलना चालू करते हो तो वो एक डिस्ट्रस्ट पैदा करता है। और बात है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स में वो जाके डिस्ट्रस्ट पैदा करता है, ट्रिगर जो है वो और बढ़ जाते हैं जब आप कॉन्फिडेंस देना चालू करें। और जब आप जाके ये जो हम एक गरीबी वाली माइंडसेट में चले जाते हैं कि वी हैव टू कंज्यूम लेस, और ये सोल्यूशन नहीं है। जब आप इस मॉडर्न इकोनॉमिक कंजम्पशन के इकोनॉमी में जब आप बढ़ रहे हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आप कोई इंडिया के 1960s 1970s 80s के इंडिया नहीं हो जहाँ पे आपके पास एकदम शॉर्टेज हो रखी है। दूसरी बात, इंडिया ने जो है कई किस्म से आपका अपना फॉरेक्स अगर देखेंगे तो 83 85 86 के आसपास जो है, जब शक्तिकांता दास आरबीआई के गवर्नर थे, बहुत लंबे अरसे तक जब है एक रुपए बॉन्ड जो है
रुपीज़ जो है वो डॉलर के साथ पैक्ड बन रखा था। और वो पैक कैसे हो रखा था, लगातार जो है आपको एक नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से रुपए को जो है वो गिरते रहने देना चाहिए था, क्योंकि इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन ज़्यादा है इंडिया में, ग्रोथ कम है, तो उस हिसाब से जो है अपने हिसाब से रुपए पैरिटी जो है वो सेट होता रहता है यूएस के साथ। पर उसके बाद जो है सरकार ने डॉलर बेच बेच के जो इनके पास फॉरेक्स रिजर्व आता था, उन्होंने सोचा कि ये फॉरेक्स रिजर्व तो वी आर इंटाइटल्ड फॉर इट, ये एक किस्म से हम इसके लिए आदी हैं, हमें ये आता ही रहेगा। वी टुक इट फॉर ग्रांटेड फॉरेक्स रिजर्व, जो फॉरेक्स जो आपके पास रेमिटेंसेज आ रहे थे, जो आपके पास कहीं कहीं से भी डॉलर आए थे। उस समय कोविड के बाद काफ़ी डील्स भी साइन हो रही थी, जब जियो में अकेला जियो काफ़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ गया था इंडिया में गूगल से, और कई किस्म से इन्वेस्टमेंट आ गई थी। और उसके बाद जब है what द गवर्नमेंट प्रेफर टू डू, गवर्नमेंट ने उसके साथ कुछ एक बेटर नहीं किया। गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ा सकती थी, और उस समय कई किस्म से बात थी, क्योंकि ऑयल का प्राइस अगर हम देखते हैं तो हिस्टोरिकली लो लेवल पर आ चुके थे, और बात हो रही थी कि हमें स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ा देने चाहिए। जो अभी हमारा 45-50 दिन का रिजर्व है, इसको बढ़ा के हमें कुछ 180-200 दिन के आसपास जो है लेके जाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए इसको, क्योंकि तेल जो है हिस्टोरिक अपने लो लेवल्स पे चल रहा है, $50 $60 के आसपास कितने लंबे समय चला था। चाइना ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, चाइना के पास एसपीआर बहुत तगड़ा है, पर इंडिया ने उस चीज़ को नहीं करना प्रेफर किया। इंडिया ने क्या कर दिया फॉरेक्स रिजर्व के साथ, इंडिया जाके वहाँ पे अपने डॉलर को पैक कर दे रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है, और जब ये सरकार भी वापस आ रही थी 2014 में, तो एक रुपए को बहुत ज़्यादा एक सेंटिमेंटल इन्फ्लुएंस के साथ बनाया गया था कि अगर रुपए गिरता है या रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट गिरती है, तो आपके सरकार की इज्जत जो है वो लगातार जो है वो गिरती चली जा रही है, देश की इज्जत जो है लिंक कर दी जा रही है। तो देश की इज्जत के साथ जब जिस दिन आपने रुपए को लिंक कर दिया था, वहीं से और देश के लोग ये चीज़ मानना चालू कर दिए थे। ये बहुत ही गलत फाइनेंशियल नॉलेज जो है वो दे दी गई थी, बहुत ही गलत इकोनॉमिक नॉलेज दे दी गई थी, क्योंकि एक किस्म से एक गिरना जो है बहुत ही ऑर्गेनिक पेस पे गिरना इज गुड, इज हेल्दी फॉर द सिस्टम, बट अगर एक एब्रप्ट स्पीड में अगर कोई चीज़ गिरती है तो इट्स अनहेल्दी। मतलब वो बैराज खुल गए हैं, वो एक किस्म से हर किस्म से आप खुल गए हो, तो और एवरीथिंग फाइंड इट्स ओन नेचुरल कोर्स। तो ऐसा नहीं है कि आप 4 साल कंट्रोल कर लोगे, वो 7वें साल, वो 8वें साल जाके अपना जो वैल्यूएशन है या जो एक किस्म से जो रेट है जहाँ पे उसको सेट होना है, वो जाके एक बारी में सेट हो जाएगा, 7-8 साल बाद सेट हो जाएगा। हम क्यों स्टॉक मार्केट की जो हम फिलॉसफी, जो आप जितने लोग भी इन्वेस्ट करते हो, आप सिर्फ इसी फिलॉसफी पे रहते हो कि अल्टीमेटली द अर्निंग्स विल कैच अप। हो सकता है कि अर्निंग बढ़ते जा रही, स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ रहा, आप पेशेंटली बैठे रहते हो। आप इसीलिए पेशेंटली बैठे रहते हो कि वंस यू नो कि ठीक है अर्निंग्स बढ़ती जा रही है, पी रेशियो घटता जा रहा है, वैल्यूएशन जो है वो घटती चली जा रही है, पर धीरे धीरे जैसे अर्निंग, एक समय आएगा जब स्टॉक जो है वो कैचअप कर ले जाएगा, और वो बहुत तेजी से जाके वो कैचअप कर ले जाएगा, महीने में 70% बढ़ सकता है। और पिछला महीना इस चीज़ का प्राइम एग्जांपल था कि वैल्यूएशन डिस्टॉर्ट हो चुकी थी, पर उसके बाद मार्केट्स उठी, मार्केट जागी, और मार्केट ने एक महीने में 70-80% स्टॉक बढ़ के उन्होंने जाके जो है वो चीज़ें कैचअप कर ली। तो इस किस्म से आपको ये चीज़ दिमाग लगा के चलनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली रुपए डॉलर विल कैचअप। आप जिस दिन डॉलर आप खर्च करना बंद कर दोगे, उस दिन वो जाके कैचअप कर लेगा। और ये चीज़ हुआ, ये सिनेरियो आता है जब तेल के दाम बढ़ जाते हैं, एक ऑयल शॉक बढ़ता है, एक गवर्नमेंट एक किस्म से जो नए आरबीआई गवर्नर आते हैं, उन्होंने ये हरकत नहीं करी, उन्होंने बहुत ज़्यादा गोल्ड को रोकने की US डॉलर को रोकने की कोशिश नहीं करी है। और उसके बाद आपने देखा कि जब वो नीचे गिरता है, तो शायद अगर वो 10 रुपये तक गिरना था, तो पैनिक में शायद वो 12, 13, 14 रुपये गिरेगा। पर आप जब अस्मिता, देश की अस्मिता या देश की इज्जत के साथ जब आप US डॉलर को लिंक करना चालू कर देते हो, यू एज अ कंट्री आर गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ। और शायद 2013 में जब यूपीए भी थी, तब भी जाके हम फ्रेजाइल 5 की इकनॉमी में आसपास आने लग गए थे। ऑयल शॉक था, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा था, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन था, और फॉरेक्स प्रेशर था। ये सब चीज़ें भी उस समय हुई थी, बट उसके बाद हम फ्रेजाइल में आ गए थे। बट उसके बाद अभी भी अगर हम देखते हैं, तो ये सब हम जिंगोइज्म में जो चीज़ें चल रही हैं वो चलती आ रही हैं। अब जनरली जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म होते हैं, आपके 4-5 स्टेट्स के इलेक्शन, अचानक से आपको ये चीज़ जो है वो बताई जाने लगती है। अब जो गवर्नमेंट, जो पब्लिक में जो ट्रिगर महसूस होता है, वो ये होता है कि क्या कल को जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको कहीं कैप घटा देंगे। तो अगर ऐसा हो सकता है, और आपको अगर US में पैसा डालना है, तो आप ज़रूर अभी अपने जो चीज़ आपको करनी है, आप रेमिटेंसेस जो करने हैं, आपको अगर बाहर पैसे भेजने हैं 7-10 लाख जो भी लिमिट है, अगर आपको करने हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी कर देने चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जब पैनिक मोड में सेट होती है, तो क्या पता ये सब स्टेप हो जाए कि आपके 1 साल के लिए बाहर इन्वेस्टमेंट करना ही बैन हो जाए।
तो ये सब चीज़ें भी अगर आपको करनी है तो, क्योंकि जब यही बात है, अभी तक हम ऐसा नहीं सोच रहे थे, पर आज जब आके गवर्नमेंट ये चीज़ बोलती है और जिसको बाहर पैसा इन्वेस्ट करना है वो बोलेगा कि इस साल की लिमिट चालू हुई है, मैं आज ही जाता हूँ और आज ही पैसे डाल देता हूँ, आज ही डॉलर्स ले लेता हूँ, क्योंकि कल को नहीं पता कि सरकार क्या करे, क्या पता उस लिमिट को घटा दे या कुछ कर दे। बट उसके बाद अब गोल्ड को ऐसे बोल दिया गया कि गोल्ड क्या सरकार, क्या लोगों के लिए ख़राब है, क्या क्या गोल्ड लेना ख़राब चीज़ हो गई? तो पर इसका वही आर्ग्यूमेंट आता है कि क्यों फिर आरबीआई जो है वो लगातार जो है वो खरीदते चली जा रही है। जब आप आपके ये बोलते हो तो उसके बाद भी एक चीज़ क्रिएट होती है, कितनी इकनॉमी है हमारी जो कि गोल्ड के आसपास है, उसके कारीगर होते हैं, गोल्ड ज्वेलरीज हैं, शॉप्स हैं, कितनी लाइवलीहुड्स भी हैं जो इन्हीं के आसपास या इनके सराउंडिंग में चलती हैं। यूएस जब टैरिफ लगा तो काफ़ी ऑलरेडी डायमंड्स और इन सब चीज़ों को हर्ट महसूस हुआ था, सूरत के में कि कई चीज़ें जो है वो बंद हुई थी। पर क्या इसका मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग, आपको एक सिंपल लाइन समझनी पड़ेगी, जब एक स्ट्रॉन्ग इकनॉमी होती है वो एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ावा देती है, वो कंजम्पशन पे जो है वो फोकस करती है। पर एक जब वीक इकनॉमी होना चालू होती है वो आपको खरीदने से, वो आपको सामान यूज़ करने से रोकती है, वो आपको डिस्करेज करना चालू करती है, एंड दिस बिकम्स, और ये जो है वो आपको एक चीज़ हो जाता है। तो वही है, जब आप सोना खरीदते हो वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट है, चाहे वो वॉर के अगेंस्ट है, चाहे वो अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट है, चाहे वो फ्यूचर के अगेंस्ट है, चाहे वो करेंसी के अगेंस्ट है, चाहे आपके पास अगर एक है जो सबसे ईजिली जो है रेडली जो है अवेलेबल होता है, क्योंकि सबके पास वो एक्यूमेंट नहीं है कि वो जाके स्टॉक्स में जाके कल को इन्वेस्ट करना चालू कर दे, या वो जाके कोई बॉन्ड्स में जाके इन्वेस्ट करना चालू कर दे, या एफडी में जाके इन्वेस्ट करना चालू कर दे। उनकी नेचुरल जो उन्हें समझ आता है वो गोल्ड समझ में आता है, गोल्ड एक इमोशन की तरह जो है वो समझ में आता है। और ऐसा नहीं है कि ये सरकार, अगर हम देखें तो टर्की में जब सरकार, जब पैसा नीचे चलता चला जाता, जब टर्की लीरा जो है वो लगातार नीचे चलती ले जाती, तो वहाँ पे भी सेम नैरेटिव जो है वो बिल्ड हुआ था। और उसके बाद क्या होता है, कॉन्फिडेंस टूटता है, सब कुछ टूट जाता है। अगर आप टर्की के स्टॉक मार्केट पे जाते हैं तो वहाँ पे अभी भी आपको जो है 3-4 के पी रेशो पे जो है वो कंपनीज मिल जाती है जो 25-30% के ग्रोथ पे काम कर रही हैं, जिनके पास सॉलिड कैश फ्लो है, जो कि इतना पैसा जो है वो जो कैश फ्लो में ही जनरेट कर देती हैं। आप कंज्यूमर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, आप उसकी पूरी कमर तोड़ देते हो, आप उसको जो कॉन्फिडेंस है वो गिरा देते हो। क्योंकि चाइना में क्यों नहीं वैल्यूएशन ज़्यादा मिल पाती, चाइना में वैल्यूएशन इसीलिए ज़्यादा नहीं मिल पाती, और इंडिया की मार्केट और यूएस की मार्केट क्यों सेकुलर हो के ग्रो करती रहती है, वो यही रीज़न है कि एक किस्म से यहाँ पे आपको प्लेथोरा ऑफ कंपनीज मिल जाती हैं। आपको जितने सेगमेंट या जितने सेक्टर्स आपको यूएस में मौजूद मिलते हैं वो लगभग जो है वो पूरा प्लेथोरा जो आपको चाहिए रहता है, वो पूरा रेपेटवा जो है वो पूरा आपको इंडिया में मिल जाता है। आप सर्विस मांगेंगे, आप गोल्ड मांगेंगे, आप जो भी मांगेंगे वो सब मिल जाता है। आपको एनबीएफसीज अच्छे मिलते हैं, आपको बैंक्स अच्छे मिल जाते हैं, और विद ग्रोथ आपको मिलते हैं। ये एक रीज़न है जो कि प्रमोट होता था, जो कि एक पैसा जो है वो बाहर लेकर आता था जब तक एआई की थीम नहीं हुई। और एआई के पास, हमारे पास स्टॉक्स नहीं है, तो बाकी दुनिया मेमोरी चिप्स या फिर एआई स्टॉक्स के लिए वहाँ पे चली गई है। बट उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बाकी दूसरा कंट्री अगर हम देखते हैं तो वेनेजुएला, जब वेनेजुएला में भी एक करेंसी होती है, जब हाई इन्फ्लेशन आया, करेंसी में वीकनेस आई, तो वहाँ पे जो है और लोग जो है वो लोकल करेंसी रखना ही छोड़ना चालू कर दिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ता जाता, उनके जो आज की वैल्यू होती थी वो इरोड हो जाती थी। तब वहाँ की सरकार ने आपके डॉलर खरीदारी पे बैन कर दिया, आपके कंट्रोल जो है इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद एक स्पेकुलेशन वाली बात जो है वो बोलने लग गए थे, बट उसके बाद जो है इसका आउटकम क्या हुआ, ब्लैक मार्केट जो है वो एक्सपैंड होने लग गया, ट्रस्ट जो है वो लगातार जो है वो घटता चला गया। और इस हिसाब से जो है वो आपको चीज़ें जो है वो समझनी पड़ेगी। यूएस में भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, 1930s में ये चीज़ें हुई थी, बट ये सब तब के ज़माने थे जब हम एक ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे। या फिर आप अर्जेंटीना का केस जानते हैं, अर्जेंटीना का केस बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, इन्फ्लेशन की वहाँ पे मार पड़ी हुई है, ऑल्दो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट उसके बाद जो है वो हम चीज़ें देखते हैं तो चीज़ें जो हैं उतनी अच्छी ऑन इकोनॉमिक फ्रंट जो है वो नहीं होती हैं, डिस्ट्रेस आता रहता है, जबकि वो सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर आप देखते तो डिस्ट्रेस जो है वो आता रहता है। तो हमको यही समझना पड़ेगा कि गोल्ड का ख़रीदना एक कंजम्पशन नहीं है, पर गोल्ड का कंजम्पशन जो है वो एक डिस्ट्रेस दिखाता है, क्योंकि जब आपके पास इन्फ्लेशन का दिक्कत है, या फिर आपके जो आपकी सोशल सिक्योरिटी है, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके पास कौन क्या संभालेगा, तो आपके पास सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल ही नहीं है देश में। आप यूएस जाते हो या फिर आपको पता है कि स्टेट आपका जो है वो ध्यान रखेगा, बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सब चीज़ अपने आप ही रखना है। तो ये जो वीक सेफ्टी नेट्स है, अनसर्टेनिटी है, हेल्थ केयर के कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं,
इंडिया के अगर आप आते हैं, अगर आपके हाथ में एक चोट भी लग जाए और आप जाके किसी गुड़गांव के हॉस्पिटल में चले भी जाते हैं तो आपका बिल जो है 20-25 हज़ार से कम का नहीं आता है किसी भी तरीके से। तो जब आप ऐसे अनप्रेसिडेंटेड कॉस्ट में, तो आप जाके किसी भी तरीके से आप सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप जाके एक ऐसी चीज़ पे ट्रस्ट करना चालू करते हो जो कि पूरी दुनिया में अप्रूव है, जो कि जिसका नहीं कि अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इसलिए वो आके करता है। और वही बात है कि गोल्ड जब आप खरीदते हो या फिर आपका जब करंट अकाउंट डेफिसिट जो है लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके कंजम्पशन घटाने लग जाएं, क्योंकि ये बहुत ही मेडियोकर सोल्यूशन है। आप कितना ही आप 2% घटा दोगे, आप 3% घटा दोगे, आप इतना ही कर दोगे, क्योंकि कहीं कंजम्पशन बढ़ेगा, कोई पेंटअप आएगा, कोई डर के आ जाएगा खरीदने पर, शायद 2-3% 4% कंजम्पशन आप घटा भी दो, बट ये चीज़ सही नहीं है। आपका जो है, अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हो तो आपको कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो कि इंक्रीमेंटल स्टेप्स हों, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी पे बढ़ा रहे हो। आप जाके बस आप पैसा पाते हो, जैसे आपने गोल्ड बचाया उस चीज़ से, पर उसके बाद आप जो पैसा आप उस सेम पैसे से जो आप स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR जो है वो बिल्ड कर सकते थे, पर आपने वो नहीं किया। इंडिया का SPR देश के हिसाब से और जिस वॉलेटाइल दुनिया के सिचुएशन में है हम, उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है। आप जाके नई नई स्कीम्स जो लाडली बहना या फलाना ढिमकाना, आप जितनी भी स्कीम है, जाके आप इलेक्शन जीतने के लिए वो स्कीम्स चालू कर देते हो। हर कोई वो स्कीम चालू कर देता है। पैसा बहुत ही ज़्यादा अनप्रोडक्टिव जगह पे ही जाता है, पैसा प्रोडक्टिव जगह में नहीं जा रहा है। आपके पास R&D नहीं है। हमने पिछले कई दिन पहले एक डेटा भी दिखाया था, जहाँ पे इंडिया का R&D जो है, जो लगातार परसेंट टर्म में भी जो है लगातार जो है वो घटता चला जा रहा है। बाकी देश, अगर आप चाइना का देखेंगे तो चाइना में परसेंटेज वाइज भी बढ़ता चला जा रहा है, प्लस जो उनकी इकनॉमी बढ़ी है उधर इम्पैक्ट अलग से दिखता है। 5 गुना उनका, अगर आप देखते हैं तो इकनॉमी बढ़ी है, और 4 गुना परसेंटेज टर्म्स में भी वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं। मतलब आपसे 20 गुना ज़्यादा R&D पे वो पैसा खर्चा करते हैं, और आप R&D पे जो है वो अपना कंजम्पशन जो है वो घटाते चले जा रहे हो। और इस हिसाब से फिर आप जाके जो डॉलर्स जो बांटने लगते हो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, वो भी एक मेन पार्ट है, पर वहाँ जाके जब तो वो आप एक अनप्रोडक्टिव पैसा जो है वो खर्चा कर देते हो। उसके बाद फिर आज आप आके फिर बोलना चालू करते हो कि हमें कंजम्पशन घटा देना है। उसके बाद वही बात है कि जो चीज़ आप देखते हैं कि कल को वहाँ पे जिस चीज़ को आप देख के ताली बजा रहे थे, या जिस चीज़ को आप देख के खुश हो रहे थे या ताली बजा रहे थे, वो चीज़ पलट के फिर एक ना एक दिन आपके ऊपर भी आती है। और ये शायद वैसा टाइम्स जो है वो टर्न होना चालू हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैड के लगातार जो है वो रिजल्ट आता चला जा रहा है कि कैड कैसे बढ़ता चला जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट जिसे बोलते हैं, पर वो ऐसे समय में बढ़ता चला जाएगा। बट इसके और हमें प्रोडक्टिव मेथड्स या फिर और बेटर मेथड्स जो है वो ढूंढने पड़ेंगे। अब इसका जो सोल्यूशन है, इंडिया के कई सोना जो है वो बाहर रखा हुआ है, खुद लाके RBI ये कर सकता है कि वो अपने सोना जो बाहर वॉल्ट्स में रखा हुआ उसको वापस इंडिया में लाए, और उसको जो है ज्वेलरी शॉप्स या फिर इधर उधर जो है वो पर्कुलेट करना चालू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हो, बट इससे ऑलमोस्ट जो है आप 25-30% की डिमांड जो है वो फुलफिल कर ले जाओगे। वो एक बेटर मेथड हो सकता है। बट जाके जब आप एक कंजम्पशन पे जाके एक वार करते हो या चोट लगाते हो, तो फिर एक दिक्कत जो है, और इंडिया देख रही कि लगातार 2 साल से, अगर आप लोग मिडिल क्लास से बात करें तो वहाँ पे इक्विटी में भी जो है वो पैसा नहीं बन रहा है। इन्फ्लेशन अगर आप देखते 5-6% पे FD का रेट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो रिजल्ट आके देख रहा है। बट उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो, और ये बात तो सच है कि गोल्ड जो है वो बहुत अनप्रोडक्टिव एसेट है, पर कई लोगों को समझ नहीं आता है। पर्सनल पोर्टफोलियो में, चाहे हेज के लिए कुछ भी, मैं गोल्ड नहीं रखता, मैं सिर्फ इक्विटी करता हूँ। तो शायद ये बात है कि, पर मेरे पास US इक्विटी काफ़ी रहती है, मैं US में भी पैसा लगाता हूँ, एक US इक्विटी, तो वहाँ पे भी डॉलर जाता है। पर जब मैं उसे वापस लेकर आता हूँ तो मैं रिटर्न ज़्यादा लेकर आता हूँ। तो एक किस्म से आई एम हेल्पिंग द गवर्नमेंट कि वापस जब मैं वो पैसा इंडिया में ला के अपने अकाउंट्स में डालता हूँ, तो वो एक फॉरेक्स रिजर्व भी मैं बाहर से लेकर आता हूँ। सो ये एक एडवांटेजेस है। पर जब आप ऐसे कर्टेल करने लग जाते हो तो वो एक जो है वो दिक्कत होती है। हो सकता है कि इस साल की लिमिट मैं आज ही वो पैसा डाल के रख दूं, क्योंकि कल को मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट कब कौन सा डिक्टाट लेकर आ जाए और इस चीज़ को जाके रोक दे। सो आज के लिए इतना ही। आज के मेन थीम यही थी। अगर आप देखें तो ज्वेलरी स्टॉक्स जो है वो काफ़ी नीचे थे, शायद ये एक अपॉर्चुनिटी भी है बाय करने के लिए। अगर आप ये चीज़ समझते हो कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, जो 9-10% स्टॉक्स गिर गए रात सिर्फ एक स्टेटमेंट पे, और कितने लोग मानेंगे कितने नहीं
नहीं मानेंगे वो एक अलग सी बात है, पर अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आप इसको समझते, कई लोग इसको अपॉर्चुनिटी, कई लोग इसको थ्रेट भी समझ सकते हैं, पर कई लोग इसको अपॉर्चुनिटी समझ के आप खरीद भी सकते हैं। तो इस हिसाब से एवरीबडी हैज़ इट्स ओन देयर टेक, बट उसके बाद जो सरकार का टेक है वो तो हमने किया ही, बट उसके बाद दिस वॉज अ वेरी मच अनवांटेड थिंग जो कि बोली गई, बट ठीक है कई लोगों का है। सो आज के लिए इतना ही, ज़रूर देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आपका क्या व्यू है इस चीज़ पे ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू सो वेरी मच।